Hi and welcome to the Deep Learning from Scratch and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel. Previously सेशंस तक हमने गैन को ना सिर्फ स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकली जाना बल्कि साथ ही साथ हमने उसकी ट्रेनिंग टेस्टिंग किस तरह से होगी और वो किस तरह से इमेजेस जनरेट कर कर हमें देगा, वो तमाम चीज़ें हमने थ्योरेटिकली जानी। ये सेशन गैन के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन के अंदर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जाएंगे कि हम डीप कॉन्वोल्यूशनल गैन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करके फेक इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जो जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं या डीप लर्निंग से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पे जाके फ़ाद हुसैन से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस मौजूद हैं और अब तक हमने डिफरेंट वीडियोज़ को डीप लर्निंग में या मशीन लर्निंग में हैंडल कर लिया है, तो आप ईज़ के साथ यहाँ पर वो तमाम चीज़ें वॉच कर सकते हैं। जो भी स्लाइड है या कोड सेशन है वो मैं अपने ब्लॉग यानी fahadhussain.blogspot.com पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप एक सेपरेट लिंक देखेंगे डीप लर्निंग का, इस पर क्लिक करके वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो हम गूगल कोलैब यानी कोलैबोरेटरी पर करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे कि हम डीप लर्निंग के स्टार्टिंग से ही करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं कोलैब को ओपन करने से पहले या वहाँ पर जाने से पहले बताता चलूँ कि जिस डेटा सेट को एज ए ट्रेनिंग हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास ये है, इस वेबसाइट पर हम मौजूद हैं। तो ये डेटा सेट साइफर 10 या साइफर 100 डेटा सेट कहलाता है और इसके हवाले से कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है कि ये डेटा सेट जो है यानी साइफर 10 डेटा सेट कंसिस्ट है 60,000 ऑफ द कलर इमेजेस, जो कि 32 बाय 32 इमेजेस है और इसकी 10 क्लासेस हैं। 10 क्लासेस से मुराद ये है कि 10 डिफरेंट काइंड्स की इसमें इमेजेस मौजूद हैं विथ 6,000 इमेजेस पर क्लास। ठीक है, तो यानी 6,000 इमेजेस एक क्लास में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन की इमेजेस, ऑटो मोबाइल्स की इमेजेस, बर्ड, कैट, डेयर, डॉग्स एंड सो ऑन, यहाँ पे तमाम क्लासेस की यहाँ पर इमेजेस मौजूद है। ये किस तरह से कलेक्शन हुआ, कौन कौन लोग इसमें कंट्रीब्यूटर थे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस वेबसाइट पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं कि साइफर डेटा सेट क्या है और किस तरह से इनको कलेक्ट किया गया, इनका पर्पस क्या था। तो हम इसी डेटा सेट को इस्तेमाल करेंगे अपने डीप कॉन्वोल्यूशनल जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क में फ़ेक इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। लिहाजा हम बैक करते हैं अपने कोलैब पर और वहाँ जाकर आप, अगर आपने कोलैब पहले इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि कोलैब क्या है। जो आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो पर अगर डीप लर्निंग के जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लिहाजा कोलैब पर क्लिक करने के बाद आप अपने वैलिड जीमेल के अकाउंट के ज़रिए से लॉगिन होंगे और उसके बाद एक सेपरेट पेज चूज़ करेंगे। जिस तरह से आप जुपिटर नोटबुक पे काम करते हैं इसी तरह कोलैब आपको जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन का एक्सेस देता है। आप ऑनलाइन रहते हुए इस पर ना सिर्फ CPU बल्कि GPU और TPU भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा गूगल कोलैब पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करेंगे। ओके, तो कोलैब पर मैं लॉगिन होने के बाद अपने पेज पर आ चुका हूँ जो कि आपके सामने इस वक्त मौजूद है। मैं वीडियो पर फर्दर बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इस वीडियो को यानी DC गैन के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आपको सिंपल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के हवाले से ना सिर्फ थ्योरेटिकली पता हो बल्कि प्रैक्टिकली भी पता हो। ठीक है, लिहाजा आपको अगर उसके हवाले से नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के डीप लर्निंग के प्लेलिस्ट पर जाओ। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद पहले वो वीडियो देखो ताकि उसके हवाले से आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो कि एक्चुअली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या है और किस तरह से वो काम करता है थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट पर बताया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो वीडियो नंबर हियर इट इज़। ठीक है, तो वीडियो नंबर 23 से ये स्टार्ट है, 23, 24, 25, ठीक है, एंड 26। तो ये 4 वीडियो है जिसमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली मैंने बताया हुआ, क्योंकि अगर ये चारों चीज़ें ये वीडियोस तुमने देखी हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी DC गैन की और आप बहुत आसानी के साथ फेक इमेजेस एट लास्ट अपने मशीन पे भी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, आखिरी तक देखो, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो, 2 से 3 दफ़ा वीडियो देखना अगर समझ में ना आए, क्योंकि पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर चीज़ें हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से ही ली हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाईटॉर्च की लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए यहाँ पर जैसे पिप इंस्टॉल लिखा हुआ है और उसके बाद पाईटॉर्च लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रखी हैं, फेक इमेजेस भी क्रिएटेड है, लेकिन मैं तमाम स्टेप्स यहाँ पर करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको मशीन पर बिल्कुल स्क्रैच से करना चाहेंगे जहाँ पर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसके लिए 6 to 8 आवर्स का टाइम चाहिए आपको।
ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम यहाँ पे दरकार है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है एक सेपरेट मशीन पर, और उसके बाद मैं यहाँ से ओपन करके आपको लाइन टू लाइन चीज़ें समझा रहा हूँ। लिहाजा जो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं वो तमाम चीज़ें मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, और जो फेक इमेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके स्टेप बाय स्टेप वर्किंग आपको दिखाऊंगा, एपक्स की एग्जीक्यूशन भी दिखाऊंगा, और आप जब अपनी मशीन पर करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया हमने। Okay, so it is now downloading, so it's done almost। उसके बाद हम ड्राइव को एक्सेस करेंगे। एक्चुअली मैं ड्राइव को क्यों एक्सेस कर रहा हूँ और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एक्चुअली ये है कि जो साइफर 10 का डेटा सेट मैंने आपको दिखाया है, ना सिर्फ हमें वो जिप करके अपने ड्राइव पे लाना है, बल्कि लाने के बाद हम उसे यहाँ पर अनजिप करेंगे, और अनजिप करने के बाद अपने इस कंप्लीट DC गैन के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, तो यही वजह है मैं यहाँ पर ड्राइव को एक्सेस करने के लिए ये कोड लिख रहा हूँ, जो कि drive.mount content ड्राइव है। ठीक है, इससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड पर जो टेबल ऑफ कॉन्टेंट है आपका, यहाँ पर आपको ड्राइव का एक्सेस मिल जाएगा। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया हमने। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिंक मौजूद है। जब आप अपनी मशीन पे एग्जीक्यूट करोगे तो इस लिंक को क्लिक करोगे। जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो सेपरेट टैब पर एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपके जीमेल का अकाउंट होगा। आप वहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड मिलेगा लॉन्ग सा। वो कोड आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, तो लिहाजा मैं इस पर क्लिक करके वो चीज़ कॉपी करके लाकर यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। आपने भी यही करना होगा। ठीक है, तो वो इस तरह से कोड दिख रहा है। जब आप अपना पासवर्ड एंटर कर लेंगे तो यहाँ से आप ये कॉपी करोगे, कंप्लीट कोड। कॉपी करने के बाद आप इस ऑथेंटिकेशन कोड के टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करोगे। इट्स टेक फ्यू सेकंड, और उसके बाद आपको ड्राइव का कंप्लीट एक्सेस लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया और उसके बाद इस साइन को जब हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं फाइल्स पर ये तमाम ड्राइव की फ़ाइल आ चुकी है। ये ड्राइव को हम क्लिक करेंगे और इस ड्राइव के अंदर माई ड्राइव मौजूद है, और माई ड्राइव के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो इन प्रीवियसली डेज़ पर मैंने ड्राइव पर यूज़ की थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और इसमें एक फ़ोल्डर है जो ज़िप की फॉर्म पे डेटा गैन। ठीक है, ये एक्चुअली वो फोल्डर है जो मैंने ज़िप करने के बाद अपने ड्राइव पर अपलोड किया था, और एक्चुअली इस डेटा सेट के अंदर इस फोल्डर के अंदर वो डेटा सेट साइफर 10 का मौजूद है जो बैजेस के फॉर्म पर उस वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो ये फ़ोल्डर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं दिखा भी देता हूँ कि वो फोल्डर पे किस तरह से बैजेस के फॉर्म पर फाइल ऑलरेडी मौजूद है जिसे हमने ज़िप में करने के बाद अपने ड्राइव पर अपलोड किया है। ओके जी, ये हमारा फ़ोल्डर है साइफर 10 बैजेस का, और इसके अंदर वो तमाम बैजेस के फ़ाइल्स मौजूद हैं जो उस वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, और ये फ़ोल्डर पे मौजूद है। इसी को ज़िप करने के बाद हमने दिया है, क्योंकि ये जो डेटा बैज है ये फ़ाइल के टाइप्स में मौजूद है, और इसके अंदर एक्चुअली उन इमेजेस की जो कि 10 क्लासेस के साथ थी साइफर 10 में की वेबसाइट पर जो मैंने आपको दिखाया है, तो वो यहाँ पर बैजेस के फॉर्म पर मौजूद है। इन्हीं बैजेस को एज ए ट्रेनिंग हम इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा इसको मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड क्योंकि मैंने इसे ज़िप की फॉर्म पे किया है, लिहाजा इस फोल्डर को अब मुझे क्या करना होगा, अनजिप करना होगा। तो अनजिप करने के लिए तुम्हें करना क्या है, देखो यहाँ पर मैंने कोड लिखा हुआ है और ड्राइव की लोकेशन ली हुई है। ड्राइव की लोकेशन तुम्हें कैसे मिलेगी? ड्राइव की लोकेशन ऐसे मिलेगी जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा फोल्डर है, ठीक है ना। इस फोल्डर पे तुम राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और इस पर आने के बाद ये लिखा हुआ है कॉपी पाथ। तो ये कॉपी पाथ करने के बाद तुम यहाँ पर आओगे और इस फाइल नेम के अंदर पेस्ट कर दोगे, कंप्लीट कॉपी विद एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये जिप पे मौजूद है, ठीक है, रीड करना है और उसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे तुम एक्सट्रैक्ट करोगे इसे, तो ये जो जिप के फॉर्म पर यहाँ पर मौजूद था, एक्सट्रैक्ट होने के बाद ऊपर शो होना शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैंने शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया, इट्स नाउ प्रोसेस एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड इट्स एक्सट्रैक्टेड नाउ। उसके बाद हमारी फ़ाइल रेडी हो चुकी है कि ना सिर्फ हमने अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर, बल्कि एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है, और अब हम रेडी हो चुके हैं DC गैन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट कोड का चंक जो हमारे पास मौजूद है वो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ का है, क्योंकि हम टॉर्च को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के साथ जो कि गैन में है, और वहाँ पर हमारे पास जनरेटर है, डिस्क्रिमिनेटर है, उन तमाम को हम यहाँ पर यूज़ करने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट क्लासेस को हमने यूज़ किया हुआ है। ऑप्टिमाइज़र को यूज़ किया है, UTILs को यूज़ किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए UTILs का है, इसी तरह ट्रांसफॉर्म्स हैं और ऑटो ग्रेडियंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तमाम इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ हाइपर पैरामीटर हैं जो बैजेस साइज़ या फिर इमेजेस साइज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट जिन फॉर्म पर हम फेक इमेजेस क्रिएट करेंगे वो बैजेस पर भी बेस करेगा और इमेजेस के बैजेस पर भी बेस कर रहा होगा। लिहाजा इस चंक को हम शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जो हमारे पास इमेजेस मौजूद है
हम उसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यानी उसको एक स्टैंडर्ड स्केल इमेजेस पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जनरेटर से जो इमेजेस जनरेट होंगी वो नॉर्मलाइज फॉर्म पर होंगी या ट्रांसफॉर्म फॉर्म पे होंगी। इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के क्लास को यूज़ किया है और उसके बाद हम अपने डेटा सेट को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं डेटा सेट वेरिएबल पर। लिहाजा इसके लिए आप देख रहे हैं कि डेटा गैन के नाम से हमारा वो फोल्डर था जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो कि ज़िप में मौजूद था। उसके बाद हम डाउनलोड को यहाँ पे ट्रू करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो साइफर का डेटा सेट था, हमने वहाँ पे उसको इंपोर्ट कर दिया। डेटा लोडर वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, अपने डेटा को लोड करेंगे और यहाँ पे जो पैरामीटर है डेटा सेट बैच साइज़ के साथ हमारे पास शफल है। तो जो जितनी इमेजेस हमारे पास मौजूद हैं हम उसे क्या कर रहे हैं, शफल कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग करके डेटा लोडर वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास नम वर्कर्स 2 यहाँ पर जो है वो थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल डेटा लोडर के अंदर। लिहाजा हमने ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया अपने डेटा सेट को, बल्कि साथ ही साथ डेटा को भी अपलोड कर लिया है यहाँ पर। लिहाजा शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूँगा, तमाम इमेजेस अपलोड हो रही हैं, नाउ अपलोडेड। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हर एक चंक के अंदर मैंने तमाम चीज़ें कमेंटेड फॉर्म पे भी शो की हुई हैं। यहाँ पर हम अपने जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के अंदर जो कि 2 हमारा न्यूरल नेटवर्क है, वहाँ पर हम अपने वेट को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं फंक्शन वेट इनिट के ज़रिए से। तो इसमें आप देख रहे हो कि कॉन्वेंशनल पर अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है तो हमने 0 से लेके 0.02 तक उसकी वेट को डिसाइड किया है। और इसी तरह से एल्स इफ में हमारे पास अगर बैच नॉर्मल -1 के इक्वल नहीं है तो हमने अपने वेट को 1 और 0.02 के दरमियान रखा हुआ है, दोनों, यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो पहला हमारा न्यूरल नेटवर्क है जनरेटर का, और इसी तरह डी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो डिस्क्रिमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों के वेट को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। डिफ़ाइन करने के बाद अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैं उस चीज़ को आपको पहले इस इमेज से समझाना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो कि जब हमने थ्योरेटिकली बात की थी तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो रैंडम नॉइज़ है हमारे पास वो जनरेटर में जनरेटर्स के ज़रिए से फेक इमेजेस क्रिएट कर रहा है। तो अब हमें एक इंपॉर्टेंट क्लासेस बनाने की ज़रूरत है इंडिविजुअली एक जो जनरेटर की तमाम फंक्शनैलिटीज़ को शो करे कि एक्चुअली जनरेटर जब रैंडम नॉइज़ को एज अ इनपुट लेगा तो वो किस किस वे पर हिडन लेयर से आउटपुट लेयर पर जाकर डेटा को जनरेट कर पाएगा, और इसी तरह से जब डिस्क्रिमिनेटर को डेटा मिलेगा तो वो किस तरह से एज अ इनपुट उसको लेने के बाद हिडन लेयर्स पर ट्रांसफ़र करके एट लास्ट आउटपुट इमेजेस इन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी हमें प्रोड्यूस करके देगा, देन वो बैक प्रोपिगेशन का पार्ट परफॉर्म कर पाएगी। लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पर एक सेपरेट क्लास बनाई हुई है और क्लास को हमने यहाँ से जी पे रिप्रेजेंट किया है और जी फॉर जनरेटर, और उसके बाद हमारे पास इनिट फंक्शन है सेल्फ पैरामीटर के साथ। हमें पता होना चाहिए कि इनिट फंक्शन को इस्तेमाल करने का मकसद ही यहाँ पर बेसिक आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर सेल्फ पैरामीटर हमें ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं क्लास का, वहाँ पर हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। उसके बाद सुपर क्लास को हमने यूज़ किया और उसके बाद सिक्वेंशल फंक्शन को एन के ज़रिए से इस्तेमाल किया गया, जो एज़ यूजुअल हम शुरू से जब न्यूरल नेटवर्क पर काम कर रहे हैं तो हमने इस पर काम किया है। तो वहाँ पर हमने सिक्वेंशियल लेयर को हम इस्तेमाल ही उस वक्त करते हैं सिक्वेंशियल फंक्शन को कि जब हम डिफरेंट लेयर्स को यहाँ पर परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कमेंट भी बताया जा रहा है, वी क्रिएट अ मेटा मॉडल ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क दैट विल कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ द मॉडल्स कॉन्वेंशनल फुल कनेक्शन ETC। तो हमें तमाम न्यूरल नेटवर्क्स जो हमारे पास मौजूद है उसके तमाम स्टेप्स बताने हैं। तो फर्स्ट स्टेप पर हमने NN जो इंपोर्ट करवाया हुआ था बिल्कुल टॉप पर टॉर्च के ज़रिए से, उसमें हमने क्या किया, अपने कंप्लीट डेटा को जो हमारे पास मौजूद है हम उसको 2D ट्रांसपोज पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मज़ीद इसके कुछ पैरामीटर हैं, हम उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्वेंशनल ट्रांसपोज 2D यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है और ये कर क्या रहा है। तो यहाँ पर कॉन्वोल्यूशनल ट्रांसपोर्ट 2D एक्चुअली इस्तेमाल करने की वजह इन्वर्स कॉन्वोल्यूशनल को अप्लाई करना है गैन के अंदर। लिहाजा जैसे ही आप कॉन्वोल्यूशनल ट्रांसपोर्ट 2D लिखते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। जो पहला पैरामीटर हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 100, वो वेक्टर के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जबकि उसके बाद हमारे पास 500 जो 12 है ये फीचर मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हम इस्तेमाल करते थे इमेज के लिए। फीचर मैप किस तरह से होंगे जो इमेज के फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद 4 हमारे पास यहाँ पे कर्नल साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 स्ट्राइड है जबकि 0 पैडिंग है, और उसके बाद जो हमारे पास 22 है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हमने उसे यहाँ पर फॉल्स कर दिया। अब ये बात होती है कि यही वैल्यूज़ यहाँ पर क्यों इस्तेमाल की गई हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है यहाँ पर खुद भी। उसकी वजह ये है कि ये तमाम चीज़ें
प्रैक्टिस पर और इसी तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं एआई के अंदर या मशीन लर्निंग के अंदर, उनकी ये स्टैंडर्ड्स यूनिट्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने जैसे ही कॉन्वोल्यूशनल ट्रांसपोज को इस्तेमाल किया तो हमने बैच नॉर्मलाइज़ किया, उसके बाद जो हमारे पास फीचर मैप की क्वांटिटी थी उसे ही हमने बैच नॉर्मलाइज़ के लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। कमेंट्स पे भी उसके हवाले से बताया जा रहा है। और फिर हमने एक्टिवेशन फंक्शन रिलो का इस्तेमाल किया। फिर सो ऑन इस तरह से मल्टीपल लेयर्स बने, जिस तरह से ये पहला लेयर था उसके बाद दूसरा लेयर। तो दूसरे लेयर के अंदर हमने क्वांटिटी को, जो हमारे पास फीचर मैप था, फीचर मैप की क्वांटिटी को हमने रिप्लेस कर दिया वेक्टर के साथ, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने बैच नॉर्मलाइज़ किया, रिलो एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये सारी चीज़ें एज अ इनपुट एंटर हो रही हैं। जब सारी चीज़ें यहाँ पर इनपुट एज अ इनपुट लेयर्स या हिडन लेयर्स ऐड होती गई एज अ इनपुट एंड हिडन, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी जो जनरेटर के अंदर आउटपुट की, जो एट लास्ट हमें रिटर्न करेगा। तो हमने एट लास्ट रिटर्न करवाने के लिए, आप देख रहे हो कि जो हमारे पास फीचर मैप था जो स्टार्ट हुआ था 512 से, तो एट लास्ट मैंने उसे 3 कर दिया है, जो कि 3 चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजेस पे, ठीक है। हमारे पास कलरफुल इमेजेस हैं जो कि 3 चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्नल साइज़ एज लाइक 4 ही है, जबकि यहाँ पे स्ट्राइड को हमने 2 कर दिया, पैडिंग 1 किया, और बाइस हमारे पास फॉल्स ही रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर बाइस की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट पे इस्तेमाल हो रहा है वो टेंजेंट हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने आउटपुट को -1 से +1 के दरमियान रखना चाह रहे हैं, जबकि रीलो में ऐसे फीचर मौजूद नहीं थे। और इसकी वजह यही है कि जो लिनियरिटी है, ठीक है ना, ऑल्दो जो रीलो है उसके ज़रिए से भी लिनियरिटी कम होती है, लेकिन टेंजेंट के ज़रिए से हमने जो लिनियरिटी थी उसको ब्रेक कर दिया -1 से +1 के दरमियान, जो कि हमारे जब आगे मॉडल की ट्रेनिंग होगी वहाँ पर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लिहाजा फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से जनरेटर की वर्किंग होगी इन टर्म ऑफ द लेयर्स, और उसके बाद बारी आती है फॉरवर्ड की। तो जिस तरह से बैकवर्ड तमाम प्रोसेस चला, उसी तरह से हम बैकवर्ड तमाम प्रोसेस को लेकर चलेंगे जनरेटर के लिए ओनली। सो एज अ नेम सजेस्ट फॉरवर्ड, जो कि चीज़ों को आगे मूव करके लेके जाएगा। और कमेंट पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी डिफाइन द फॉरवर्ड फंक्शन दैट टेक्स एन आर्गुमेंट एज इनपुट। ये एक आर्गुमेंट लेगा एज ए इनपुट, that will be feed to the neural network and that will return the output containing the generated images। तो फॉरवर्ड क्या करेगा, वो एज अ इनपुट पैरामीटर लेगा न्यूरल नेटवर्क में फीड करवाने के लिए, और हमें रिटर्न करेगा वो इमेजेस जो जनरेटर के ज़रिए से जनरेट हो रही हैं। तो बड़ा आसान सा फंक्शन था जिसमें हमने आउटपुट रिजल्ट के अंदर या वेरिएबल के अंदर एज अ इनपुट को कॉल किया, और उसके बाद उन्हीं इमेजेस को रिटर्न करवा दी जो कि इसके ज़रिए से फॉरवर्ड होकर आगे जा रही हैं। तो सेम लॉजिक को हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जनरेटर के लिए कंप्लीट क्लास की, और उसके बाद शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जनरेटर के लिए, क्योंकि कैपिटल जी के ज़रिए से हमने यहाँ पर क्लास बनाया है। और यही वजह है कि इस कैपिटल जी को नेट जी, ठीक है, यानी न्यूरल नेटवर्क फॉर जनरेटर, हमने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद उसमें तमाम वो वेट्स अप्लाई कर दिए जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे तुम्हें याद होगा हमने वेट इनेट के नाम से फंक्शन बनाया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि हमने जनरेटर के लिए भी वेट बता दिए हैं और डिस्क्रिमिनेटर के लिए भी वहाँ पर वेट बता दिए। तो जो गेट नेट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने अपने वेट को अप्लाई किया, और जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि जो फंक्शंस था, आई मीन जो हमारी क्लास थी जी की, वो तमाम लेयर्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करके हमें बता रही है कि 0 से 1 2 3 4 सो ऑन 13 तक क्या इंटरनली वर्किंग चलेगी गैन के अंदर, और उनकी क्या लेयर्स की क्वांटिटीज़ रहेगी, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो जनरेटर की कंप्लीट वर्किंग हमने यहाँ पर देख ली और लॉजिक के रिस्पेक्ट से क्रिएट कर ली। अब सेम प्रोसीजर हमारे लिए किसके लिए चलेगा, डिस्क्रिमिनेटर के लिए चलेगा। तो सेम लॉजिक है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट मौजूद था वो कॉन्वोल्यूशनल ट्रांसपोज का था, जो हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे ताकि हम इन्वर्स कॉन्वोल्यूशनल को उसमें अप्लाई कर सकें, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्वोल्यूशनल 2D डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जबकि एक्टिवेशन फंक्शन वहाँ पे रीलो था, यहाँ पे हम लीकी रीलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो फाइनल आउटपुट होगा वो सिग्मॉइड है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। बाकी तमाम जो पैरामीटर्स की क्वांटिटी है या वर्किंग है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने जनरेटर के अंदर आपको बताई है। और सो ऑन, उसके बाद जो फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट वहाँ पर था वो यहाँ पर भी मौजूद है, बिल्कुल एज लाइक प्रीवियस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके बाद हम जिस तरह से जनरेटर का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने डिस्क्रिमिनेटर के नेटवर्क पर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें वेट अप्लाई किया, और उसके बाद वो तमाम लेयर्स की क्वांटिटी यहाँ पर शो हो गई जिस तरह से जनरेटर की हो रही थी। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी कि जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर किस तरह से इनपुट को एक्सट्रैक्ट करेगा और वर्किंग करेगा, वो हमने यहाँ तक कर लिया है। अब हमें इंटरनली इन दोनों की ट्रेनिंग करवानी है।
जब हम दोनों की ट्रेनिंग करवाएंगे तो ये पैरेलल दोनों की एग्जीक्यूशन होगी, जैसे हमने थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया है कि जिस तरह से जब डिस्क्रिमिनेटर ट्रेन होगा उसी तरह से जनरेटर को भी ट्रेन होना है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टेस्ट कर सकें गेम थ्योरी के रिस्पेक्ट से। यही वजह है कि जब ये दोनों एक साथ ट्रेन होंगे तो हमारी एक्यूरेसी लोएस्ट से हाई की तरफ जाएगी, यानी हम बेहतर से बेहतर इमेजेस को जनरेट करना शुरू कर देंगे। लिहाजा एट लास्ट हमारे पास वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब हम अपने जो क्लासेस बनाई हैं हमने जनरेटर की या इसी तरह से डिस्क्रिमिनेटर की, हम उसे किस तरह से ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हमने क्राइटेरियन को इस्तेमाल किया। एक्चुअली क्राइटेरियन हमारे लिए उस वक्त बड़ा यूज़फुल होता है जब हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इंक्लूड कर रहे होते हैं वहाँ पर अपने लॉस फंक्शन को, तो वहाँ पर हम क्राइटेरियन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो NN है यानी न्यूरल नेटवर्क को इंपोर्ट करने के बाद हमने BCE लॉस फंक्शन को यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यानी बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ठीक है, उसके बाद हमने ऑप्टिमाइज़र D और ऑप्टिमाइज़र G, यानी जिस ऑप्टिमाइज़र को हम जनरेटर के लिए इस्तेमाल करेंगे या जिस ऑप्टिमाइज़र को हम जनरेटर के लिए इस्तेमाल करेंगे उस नाम से यहाँ पर वेरिएबल बनाया गया। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्टिमाइज़र पे एडम ऑप्टिमाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि किंग ऑप्टिमाइज़र शुमार किया जाता है। अगर आपको इस ऑप्टिमाइज़र के हवाले से नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाएँ डीप लर्निंग के, वहाँ पर मैंने इसके हवाले से भी बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो नेट G है और नेट D है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, ये दोनों वही ऑब्जेक्ट हैं जो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के लिए बनाए गए थे। उस जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के ऑब्जेक्ट पर मैंने कुछ पैरामीटर ऐड करवाएं ताकि ऑप्टिमाइज़र वर्क कर सके, जिसमें से पहला पार्ट हमारे पास लर्निंग रेट है और उसके बाद बीटाज। अगर इस पैरामीटर्स के हवाले से तफसीलन जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम टॉर्च पर आओ। ठीक है, टॉर्च पर आने के बाद तुम optim.html के पेज पर आ जाओ, जो कि इनकी ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर्स के हवाले से बात हो रही है। तो बीटास यहाँ पर मौजूद है, जो कि कोफिशिएंट यूज फॉर कंप्यूटिंग रनिंग एवरेज ऑफ द ग्रेडियंट एंड इट्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यूज डिफ़ॉल्ट जो है वो 0.9 to 0.999 होती है। तो इसके हवाले से तफसीलन तुम यहाँ से पढ़ सकते हो कि इनके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या वर्किंग उसमें होती है। ऑप्टिमाइज़र पे ये तमाम चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। तो हमने यहाँ पर उन प्रैक्टिस के बिहाफ पर जो कि AI एक्सपर्ट ने की हुई है, उनके बिहाफ पर मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट्स का इस्तेमाल किया है। आप इसे चेंज करके भी वेरिएशन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा लास्ट में शुरू होता है, वो है एपक्स का। तो इस वक्त मैंने अपने इस DC GAN में 25 एपक्स को इस्तेमाल किया है, जो कि विच मीन 25 फेक इमेजेस को क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे साइफर 10 के अंदर इमेजेस मौजूद थी 10 क्लासेस के साथ। उसके बाद नेस्टेड लूप के अंदर मैंने फॉर आई का इस्तेमाल किया, जो कि इंडेक्सिंग के लिए, जबकि यहाँ पर D इस बात को रिप्रेजेंट मिनी बैच को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सिंपल वर्ड। और ये मिनी बैच वो तमाम इमेजेस हैं जो डेटा सेट से एक एक कर डिस्क्रिमिनेटर के अंदर एंटर होंगी ताकि उसको ट्रेन किया जाए। ठीक है, तो डेटा लोडर को हमने यहाँ पर इमुलेट करने के लिए उसे इस्तेमाल किया। तो पहला स्टेप यहाँ पर लूप के अंदर ये है कि हमने जनरेटर को एज अ ग्रेडियंट 0 तमाम वैल्यूज़ उसकी कर दी। ठीक है, ताकि जो वेट्स हैं उसके वो 0 से स्टार्ट हों। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटर में हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लूप के अंदर जो मौजूद है कि ट्रेनिंग द डिस्क्रिमिनेटर विद द रियल इमेजेस ऑफ द डेटा सेट, यानी हम सबसे पहले अपने डिस्क्रिमिनेटर को रियल इमेजेस के ज़रिए से क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो जब हमने रियल इमेजेस देना है तो रियल इमेजेस पर जो हमारे पास पैरामीटर हैं वो मिनी बैच के फॉर्म पर होंगे, रियल इमेजेस और उसके लेबल। तो लेबल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, यही वजह है कि मैंने रियल कॉमा डैश लिखा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रियल से मुराद यहाँ पर मिनी बैजेस डेटा है, जबकि लेबल को हमने इग्नोर कर दिया है जो कि डेटा के बराबर है। उसके बाद हमने इनपुट वेरिएबल लिया जिसमें तमाम एज अ रियल इमेजेस को हमने इनपुट लिया, और उसके बाद जो टारगेट है हमारा जिसको हम फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट के अंदर हमारा जो टारगेट है वो 0 और 1 है, यानी 0 का मतलब है फेक इमेजेस और 1 का मतलब है रियल इमेजेस। क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेटर में करना ही क्या चाह रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो राइट वे पर वहाँ पर प्रोड्यूस हों और 1 के फॉर्म पर डेटा है, जो कि हमने क्यूमुलेटिव सम करके भी उसको बैक प्रोपिगेट किया था थ्योरेटिकल सेशन पे। उसी की बात हो रही है, लेकिन बैक प्रोपिगेट की बारी नीचे आएगी। फिर हमने आउटपुट को नेट D से रिप्लेस किया, यानी नेट D जो हमने ऊपर बनाया था डिस्क्रिमिनेटर के लिए, और उसके बाद जो इसका अपना एरर होगा रियल इमेजेस के लिए, उसके लिए हमने क्राइटेरियन जो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को कॉल किया था उसमें हमने दोनों पैरामीटर को डाल दिया। तो रियल इमेजेस से हमारी डेटा सेट की ट्रेनिंग डिस्क्रिमिनेटर के लिए हो गई। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेटर को चेक करेंगे कि ये फेक इमेजेस पर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जो टॉर्च की लाइब्रेरी को इस्तेमाल किया है, यहाँ पर रैंडम नंबर से हमने 0 इनिशिएट किया है। ठीक है, इसकी वजह क्या है,
एक्चुअली वजह ये है कि ये इनपुट साइज़ जो है ना, ये एक्चुअली तमाम इमेजेस के बैच को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसके साथ जो इंडेक्स 0 है ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हम तमाम इनपुट इमेजेस जो बैच के हैं उसको रिट्रीव करना चाहते हैं 0 इंडेक्स से। यही वजह है यहाँ पर 0 से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि यहाँ पर 100 जो है, ये 100 एक्चुअली ये 100 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है जो बिल्कुल हमने स्टार्टिंग पे जब हम डिस्क्रिमिनेटर पे काम कर रहे थे ना, हेयर। तो ये जी है विच मीन जनरेटर। मैं डिस्क्रिमिनेटर पे आता हूँ, ठीक है। ये जो डेटा है कॉन्वो डी, या फिर इसी तरह जनरेटर में जहाँ पर हमने 100 इस्तेमाल किया है, जनरेटर पे ही है दिस वन, ठीक है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो ये 100 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था? वेक्टर साइज़ को, जो हम अपने इमेज को यहाँ पर बना रहे हैं, तो वो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नीचे यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है इस जगह पर, ताकि हम उसको स्टेबल कर सकें। उसके बाद 1 यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ जो पैरामीटर है वो स्ट्राइड या पैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद फेक वेरिएबल में हमने नॉइस को लिया जनरेटर पे, इसी तरह टॉर्च एंड सो ऑन, वो वही स्टेप्स को यहाँ पर रिपीट किया गया है जो डिस्क्रिमिनेटर के रियल इमेजेस पे था और फेक इमेजेस पे था। उसके बाद बैक प्रोपिगेशन हुई। बैक प्रोपिगेशन पे क्या करते हैं, हम अपने वेट को अपडेट करते हैं। तो जो रियल डेटा की इमेजेस पर एरर था और फेक पे था, उन दोनों को हमने ऐड किया, जो कि क्यूमुलेटिव सम होता था, और उसके बाद बैक प्रोपिगेट करके हमने ऑप्टिमाइज़र को डिस्क्रिमिनेटर के लिए इस्तेमाल किया। फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जनरेटर को यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है, आप जनरेटर देख रहे हो। तो जनरेटर के अंदर हमने क्या किया, जो कि कमेंट पे भी बताया जा रहा है कि अपडेट द वेट ऑफ द न्यूरल नेटवर्क फॉर ऑफ द जनरेटर। अब हम जनरेटर के वेट को अपडेट करेंगे, लिहाजा इसके लिए नेट जी, जो कि नेट डी का इस्तेमाल हो रहा था, अब हमने जी का इस्तेमाल किया। उन तमाम वैल्यूज़ को 0 ग्रेडियंट पे लेकर आए। वेरिएबल टॉर्च इनपुट साइज ऑल बैजेस को रिट्रीव किया। नेट डी विच मीन डिस्क्रिमिनेटर को फेक के लिए कॉल किया कि उसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है फेक इमेजेस पर, क्राइटेरियन के ज़रिए से एरर मालूम किया, और उसके बाद हमने बैक प्रोपिगेट कर लिया किसके लिए, जनरेटर के लिए। सो फाइनली तमाम चीज़ें अब हमारी रेडी हो चुकी हैं, और हमने ना सिर्फ जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को रेडी कर लिया, बल्कि अपने ऑप्टिमाइज़र को भी रेडी कर लिया है। और अब हम अपने लॉस फंक्शन के साथ साथ उस फेक इमेजेस को जनरेट करेंगे बाय यूजिंग मिनी बैजेस एवरी 100 स्टेप्स, क्योंकि एपक्स जो है हमारे पास 25 है और मिनी बैजेस की जो क्वांटिटी है वो 100 है। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया है अपने लॉस फंक्शन को 4 डेसिमल प्लेसेस के साथ एपक 25 पर। डेटा लोडर जो कि इम्यूलेटर के साथ मौजूद था इमेजेस साइज़ पे था, और साथ ही साथ हम अपने डिस्क्रिमिनेटर और जनरेटर के डेटा को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने रियल इमेजेस को जहाँ पर सेव करवाना है, वो उसके लिए मैंने क्या किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल स्टार्टिंग पे तुम्हें याद होगा, डेटा गैन को हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो फोल्डर बन गया था। वो फोल्डर कहाँ बना है, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फोल्डर नहीं था पहले, डेटा गैन, ठीक है, नीचे था। तो जब तुमने एक्सट्रैक्ट किया था तो ये डेटा गैन यहाँ पर बन गया। अब मैंने क्या किया, इस डेटा गैन के अंदर राइट क्लिक किया, पहले मैंने इसको ओपन किया और उसके बाद जाने के बाद न्यू फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर का नाम मैंने रखा कैपिटल R के साथ रिजल्ट, ठीक है, ताकि जो इमेजेस क्रिएट होंगी वो इस रिज़ल्ट के फोल्डर के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। और ये तमाम प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक 25 एपक्स ना हो जाएं, और एट लास्ट हमारे पास वो तमाम इमेजेस 25 एपक के रिस्पेक्ट से नॉर्मलाइज फॉर्म पर क्रिएट होकर आ जाएंगी, ठीक है। लिहाजा ये तमाम जो स्टेप्स हैं इन टर्म ऑफ दी एपक्स वो ऑलरेडी मैंने एक मशीन पर एग्जीक्यूट कर ली हैं। इसकी कुछ प्रोसेस इन टर्म ऑफ दी एपक्स में आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटेड है ये, और 25 एपक्स में 782 स्टेप्स हैं एक एपक के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लॉन्ग वक्त टाइम इसके लिए दरकार है कि 25 एपक्स हों। तो कोशिश कीजिएगा, बल्कि कोशिश क्या कीजिएगा, आपको करना ही है कि आप अपने रन टाइम पे GPU को इस्तेमाल करें, ठीक। आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप रन टाइम पे जाओगे और यहाँ लिखा हुआ चेंज रन टाइम टाइप, इस पर आप देख रहे हो मैंने GPU यूज़ किया हुआ है। आपने भी यहाँ पर GPU करके ही सेव करना है, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना है ताकि आपको कम वक्त लगे। तो उसके बाद एग्जीक्यूशन की, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी एग्जीक्यूशन होती गई। एक एपक के लिए काफ़ी स्टेप्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, और तकरीबन 782 स्टेप्स में काफ़ी वक्त लगे। और मैं नीचे जाता हूँ, 400, 500, 6, 7, नॉट 6, 7 येट, और इस तरह से 782 यहाँ पर आकर हमारा पहला एपक कंप्लीट हुआ, जिसमें जो लॉस है डिस्क्रिमिनेटर का वो 0.4367 है, और जो जनरेटर का है वो 2.9614 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से ये एग्जीक्यूशन चलती रहेगी, और एट लास्ट हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेटर है और जनरेटर है उनका लॉस बहुत कम आ जाएगा, और हम अपनी इमेजेस पर ज़्यादा बेहतरी देख पाएंगे। लिहाजा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अंटिल ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं। उसके बाद इस
फ़ोल्डर में जो कि रिज़ल्ट का होगा उसमें तमाम इमेजेस मौजूद होंगी। फिर आप उस इमेजेस को डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं इस पूरे फ़ोल्डर को यानी इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ और जैसे ये तमाम इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं मैं डाउनलोड करके आपको शो करता हूँ। ओके, सो हियर वी आर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटेड और ये तमाम वो इमेजेस हैं 25 एपक्स पे जो कि यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। लिहाजा फर्स्ट एपक पे अगर आपने साइफर 10 इमेजेस के डेटा सेट पर ट्रेनिंग के बाद देखें तो इट इज़ नॉट गुड इनफ कि आप अपनी इमेजेस को पहचान सकें कि फ़ेक इमेजेस किस तरह से फॉर्म पे क्रिएट हुई हैं। जैसे मैंने लॉस फंक्शन भी जनरेटर का दिखाया कि 2 से भी ज़्यादा है। लिहाजा सेकंड एपक में कुछ चेंजिंग आई। इसी तरह से एपक 3 पर भी कुछ विजुलाइजेशन बेहतर होना शुरू हो चुकी है। एपक 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर आप 7 तक हम विजुलाइजेशन बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं कि जो एनिमल्स की इमेजेस हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से हमें विजुलाइज होना शुरू हो चुकी हैं। 8 और सिमिलरली 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 दैट्स कूल। 20, 19, 21, 22, 23 एंड 24 दैट्स लास्ट। सो लास्ट एपक तक आप डायरेक्टली देख सकते हो। अगर मैं जूम करके शो करूँ तो हेयर इट इज़ सम काइंड ऑफ द एनिमल एंड यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई विच काइंड ऑफ द एनिमल इज़ इट। ठीक है, इसी तरह से आप फ़िश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो 10 तमाम क्लासेस जो कि वहाँ पर मौजूद थी साइफर पे, तो वहाँ पर वो जो इमेजेस यहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर हॉर्स की या फिर एरोप्लेन की या फिर डिफरेंट की वो यहाँ पर जनरेट होने के बाद हमें ईज़ के साथ देखने को मिल रही है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो और मैंने स्टार्टिंग पे भी कहा था कि वीडियो लंबी इसलिए क्योंकि मैंने कोड भी ऑलरेडी लिख कर रखा था लेकिन एक एक स्टेप समझाना था। तो इस तरह से फाइनली हमने DC गैन को सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और 25 एपक्स पर हमने फ़ेक इमेजेस को यहाँ पर क्रिएट करके देखा। तो होपफुली आपको तमाम बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी कि एक्चुअली हम किस तरह से DC गैन को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन पर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।